Assalamu alaikum. My name is Mariam Noor and I am from Hikra Heaven Academy, Sargodha. Today we have a person along with us who is going to share her experience related to CSS exams. Assalamu alaikum, Yuman. How are you? Walaikum salam. I'm good, alhamdulillah. Okay, could you please tell us about yourself and a little bit about your academic background? Well, मेरा नाम युमन अजहर है and I have been allocated to the Foreign Service of Pakistan on the basis of CSS 2018 and my merit was 43. मेरे academic background जहाँ तक बात है तो I've done O levels from Beacon House School System और मेरे A's और A stars थे. फिर मैंने इंटरमीडिएट इन कॉमर्स किया था पंजाब कॉलेज सरगोदा से और उसमें मैंने फिर टॉप किया था एंड आई वाज अमंग द टॉप 32 स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था यूनिवर्सिटीज़ में यूरोप में और ओमान में. फिर मैंने BBA ऑनर्स किया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एंड आई हैड अ डिस्टिंक्शन विद 4C GPA एंड आई अगेन स्कोर्ड अ गोल्ड मेडल एंड देन आई वाज एनरोल्ड फॉर एन MBA प्रोग्राम इन नास्ट और नास्ट का चूँकि अब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है तो वहाँ से मैंने विड्रॉ करवा लिया. Okay, Yuman, how was your experience with your optional subjects, you know? Well, my experience was relatively good. मेरे 3 प्योरली सोशल साइंसेस थी जिसमें क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज़ था और तीनों ने मुझे बहुत हेल्प किया. स्पेशली इन माई essay एग्ज़ाम they helped me in explaining or proving my point, giving them as in evidence. उनकी theories ने मुझे एक दूसरे subjects में जो था अपने आंसर सपोर्ट करने में बहुत हेल्प किया था. उसके अलावा I had IR and Indo-Pak history. तो Indo-Pak history was on my fingertips, so that was relatively easy for me. IR was quite new to me क्योंकि वो totally was out of my field. मैंने कभी पढ़ी नहीं हुई थी. लेकिन ये था कि IR वॉज द बैकबोन ऑफ माई करंट अफेयर्स एग्ज़ाम. करंट अफेयर्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उनको IR की थेरी से एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत ईजी रहा था विच आई गेस वॉज द मेन रीज़न आई स्कोर्ड सो हाई इन माई रिटन एग्ज़ाम. तो इसलिए जो था मेरे ये ऑप्शनल्स जो थे आई गेस आई हैड अ वेरी वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शनल्स. एज़ यू नो कि अभी रिसेंटली 2019 अटैम्प्ट का CSS का एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया है, ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी न्यू एस्पिरेंट्स को जो अभी अटैम्प्ट देने वाले हैं या फ्यूचर में वो अटैम्प्ट देंगे अपनी, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करें और किन बेसिस पे वो सब्जेक्ट्स वो वाले चूज़ करें? वेल बेसिकली जो है ना 2 किस्म के ट्रेंड्स चलते हैं, ठीक है. एक तो लोग कहते हैं कि आप जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं आप वो जो हैं चूज़ करें, उनके साथ जाएं, और दूसरा वो कहते हैं कि आप अपनी डिग्री के साथ मैच करें. आई एम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट जो कहते हैं कि आप ट्रेंड के साथ ना चलें बिकॉज द ट्रेंड चेंजेस एवरी ईयर. हर साल ट्रेंड चेंज होता है. कभी कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, कभी बहुत कम स्कोरिंग होते हैं. तो आई गेस आप वो सब्जेक्ट्स लें पहला जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको समझ आती है. ऑप्टिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड वन सब्जेक्ट दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इज़ अ स्टूपिडिटी. आपको जब समझ ही नहीं आ रहा तो आपको नहीं रखना चाहिए वो सब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट रखें जिसमें आपको ईज़ हो. प्लस सिंस आई एम फ्रॉम पंजाब तो पंजाब डोमिसाइल वालों को मैं एक पर्टिकुलर सजेशन जो दूंगी वो ये है कि वो सब्जेक्ट्स रखें जो आपको लगता है जिसमें आप स्कोर ज़्यादा कर सकें. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिंस मैंने तो बिज़नेस एड वगैरह नहीं रखा, लेकिन वो लोग जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड से हैं उनको मैं ज़रूर कहती हूँ आप बिज़नेस एड रखें, मर्केंटाइल लॉ रखें, साथ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग रखें. वो इस वजह से बिकॉज यू हैव स्टडीड दो सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 4 years एंड यू हैव क्वाइट एन एक्सपर्टीज़ इन दो सब्जेक्ट. तो आपके लिए उसमें स्कोर करना अच्छा जो है बहुत इजी है. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जो अपने ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, एक तो अपना कंफर्टेबिलिटी जोन देखें, वो दूसरा अपने बैकग्राउंड के साथ ज़रूर उसको मैच करें, और तीसरी चीज़ कम से कम 1 से 2 तो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट ज़रूर रखें क्योंकि वो आपके ऐसे में एग्जैक्टली बैलेंस हो जाता है कुछ और आपके एसेस में हेल्प आउट हो जाता है. एंड यू नो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में बहुत हद तक आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको हेल्प आउट कर जाते हैं अगर आप इस तरह के कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में. प्लस एक और चीज़ जो होती है कि वी डू नॉट हैव टू लिमिट आवरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अगर आप IR का आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन का तो ज़रूरी नहीं आप IR के अंदर से ही आंसर करें, बिकॉज
आपने अपना एक आंसर यूनिक बनाना है, तो उसमें से आप आंसर सोशियोलॉजी में से भी ले सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी में से भी ले सकते हैं। तो वो जो है, अगर आप 1 से 2 सोशल साइंसेज रखते भी हैं तो आपका आंसर एक बहुत अच्छा बन जाएगा। आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हैं अपने आंसर में डालने का, यू वुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू मेक इट बेटर फ्रॉम एंड डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द नेक्स्ट 12,000 पीपल हु आर अपियरिंग इन द एग्जाम। और आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे, तब आपने क्या सोच के रखे थे कि वो ट्रेंडिंग हैं, या उनमें अभी मार्क्स अच्छे चल रहे हैं, या उनमें आपका इंटरेस्ट है, या उनकी आउटलाइन कम थी? यू नो, देयर आर thousands of the thoughts in our mind when we have to select our optional subjects, right? तो जितने भी लोग सोचते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड हम चूज़ करते हैं। एज यू आर द टॉपर इन जेंडर स्टडीज़, और उस वक्त ट्रेंड के अकॉर्डिंग सब बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हुए थे जो कि जेंडर स्टडीज़ की वजह से जो CSS में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, एंड एट दैट टाइम यू आर द टॉपर। सो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हमें इन सब ट्रेंड्स को देखना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए, आउटलाइन को देखना चाहिए, या किस तरह से हमें एक सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, मैंने किसी चीज़ को भी नहीं देखा था जो मैंने अपने ऑप्शंस रखे थे। उस वक्त एक सिर्फ जो मैंने चीज़ देखी थी ऑप्शन रखते हुए वो ये था कि वुड आई बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने जेंडर स्टडीज़ रखा था तो एट दैट टाइम जेंडर स्टडीज़ वॉज अ वेरी लो स्कोरिंग सब्जेक्ट, और मुझे सबने कहा था कि आई शुड नॉट कीप इट एज माई ऑप्शनल, लेकिन फिर भी मैंने रखा था, एंड इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट आई स्कोर्ड वेरी गुड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जो मैंने अपना सब्जेक्ट्स ही रखे थे ऑप्शनल, उसमें मेरी सिर्फ एक इंटेंशन थी कि एक तो मेरे पास एक बहुत डाइवर्स कॉम्बिनेशन हो, मुझे समझ आए वो सब्जेक्ट्स। समझ आना इज मीन्स कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो है एक अच्छी तरीके से जो है लिख सकोगे, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकोगे। और एक डाइवर्स कॉम्बिनेशन होने का मतलब है कि मैं अपना कोई भी आंसर कर रही हूँ तो उसके अंदर आई वॉज एबल टू गिव अ पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, टू गिव अ पर्सपेक्टिव ऑफ women, गिव अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स इस तरह के थे। आई हैड सोशियोलॉजी, अगर कोई भी मैंने जेंडर स्टडीज़ का कोई क्वेश्चन का आंसर करना है तो उसको मैं एक सोसाइटल फिनोमिनन से जो हूँ रिलेट करके एक सोशियोलॉजी की थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकती थी। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स मैंने सिर्फ इस वजह से रखे थे क्योंकि वो डाइवर्स थे और मुझे उनकी समझ आ रही थी, क्योंकि बाकी सारे जितने सब्जेक्ट्स थे आई फेल्ट देम टू एलियन टू मी, मेरे लिए वो बहुत मुश्किल शायद हो जाता। आप जो न्यू CSS के एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या गाइड करेंगी कि उनको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए CSS की, और उनको अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना चाहिए, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देना चाहिए या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, और फोकस किस पे करना चाहिए, कंपल्सरी पर या ऑप्शनल को? देखो, सबसे पहले तो ये बात कि कंपल्सरी और ऑप्शनल दोनों जो हैं आपके 600 मार्क्स के होते हैं। सो इफ़ आई से कि आप कंपल्सरी पे करो ज़्यादा फोकस, क्योंकि ऑप्शनल में बंदा नहीं रहता, तो दैट वुड बी रॉन्ग। इफ़ आई से कि आप ऑप्शनल पे करो, कंपल्सरी को छोड़ दो, तो दैट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना इक्वल टाइम दो, ठीक है? दोनों को आप ऑन ऑल्टरनेट डेज पढ़ो ताकि आप दोनों पे इक्वली फोकस करो, बिकॉज यू डू नॉट हैव ओनली टू गेट पासिंग मार्क्स, यू हैव टू गेट एटलीस्ट सच अ हाई स्कोर जो आपकी एलोकेशन को जो है एक तरह से लॉक कर दे, ठीक है? आपको एलोकेशन मिल सके, ठीक है? अनदर थिंग टू द न्यू एस्पायरेंट्स जिन्होंने अभी शुरू करना है, बिकॉज 2020 की रजिस्ट्रेशन भी जो है अब शुरू हुई हुई है, तो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू इज़ टू डाउनलोड योर सिलेबस, ठीक है? अपना सारा सिलेबस डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करके अपने सामने रखें। पास पेपर अपने सारे सब्जेक्ट्स के कम से कम 5 years के अपने पास रखें, एंड एनालाइज ऑल दोज पास पेपर्स विद रेफरेंस टू दिस सिलेबस। ये आप क्यों करें? बिकॉज इट वुड हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज योर स्केड्यूल, आपने किस तरह से पढ़ना है, बिकॉज समटाइम्स देर आर सम टॉपिक्स जो हर साल जिनमें से पूछा जाता है, समटाइम्स देर आर अ फ्यू टॉपिक्स जिनमें से बिल्कुल कुछ नहीं पूछा जाता। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोशियोलॉजी, अब सोशियोलॉजी का एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि दो क्वेश्चंस जो हैं थेरीज में से आएंगे, एक क्वेश्चन रिसर्च में से आएगा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन या तो सोशल प्रॉब्लम में से आएगा या सोशल चेंज से आएगा। तो एनालाइज
द पास्ट पेपर्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले कवर करें, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बाद में करें, और फिर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में कभी पूछा नहीं गया उनको एक दफ़ा देखें ज़रूर, छोड़ें नहीं। ऑन ऑप्शन जो है या ऑन चॉइस आप ना छोड़ें, देखें लेकिन उनको एंड पे देखें ताकि आपका टाइम बचा रहे। Secondly, that I would like to advise them is to make a timetable. Timetable helps immensely to every person. आप बिना किसी टारगेट के दिन के शुरू में आप पढ़ने लग जाएं तो you would not be a source of motivation. You have to make yourself a source of motivation. आपके पास एक टारगेट है, आपको पता है कि दिन के एंड पे मैंने ये पढ़ के जो है उठना है, तो you would be motivated enough to study the whole day to achieve that particular target. तो अपना ऑन अ रेगुलर बेसिस एक टाइम टेबल। And what was your preparation plan at that time? वेल मेरा जो प्रिपरेशन प्लान था दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ हेक्टिक इन द बिगिनिंग, लेकिन फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स कर दिया था बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू एंटर माय रूम एट 9 in the morning and used to leave at 3 in the morning. That made it more than 12 hours and that was quite stressful क्योंकि I did not get time to socialize, और फिर जो था even my preparation was not up to that point. So I started a little bit of relaxing my routine. तो मैंने अपना प्रिपरेशन प्लान इस तरह का बनाया हुआ था कि ऑन सैटरडेज आई यूज टू डू प्रेसी, ठीक है, ऑन संडेज एंड वेंसडे आई यूज टू डू एसे, रोज़ की मैं वोकैबुलरी करती थी एंड आई यूज टू रिवाइज ऑल दैट वोकैबुलरी ऑन संडे, क्योंकि एक इशू होता है कि आपको वोकैबुलरी याद नहीं रहती, तो मुझे था कि जितना ज़्यादा मैं रिवाइज करूँगी उतना ज़्यादा मुझे हेल्प करेगा. सो दैट वॉज प्रीटी हेल्पफुल. अपार्ट फ्रॉम दिस माई प्रिपरेशन प्लान वॉज, as I said, I had a target and I had to achieve that. एज यू नो कि एक ट्रेंड बना हुआ है हमारी सोसाइटी में कि ऐसे प्रेसी ट्रांसलेशन अगर आपसे क्लियर नहीं होगा तो ये वो वाहिद 2 पेपर्स हैं जो आपको क्लियर नहीं आप कर पाएंगे, और आप CSS क्वालिफाई नहीं तब तक कर सकते जब तक आपकी इन 2 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप नहीं होगी, आप इन्हीं में रहेंगे अगेन एंड अगेन. सो ये होता है कि कोई भी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, ऑप्शनल भी कहते हैं कि चलें हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी एक बला होती है दैट इज़ एसे एंड प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन. तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर किया था, और आप CSS एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगी कि उनको किस तरह से इनको प्रिपेयर करना चाहिए? देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि कुछ एस्पायरेंट्स का ये होता है कि वो टोटली एसे और प्रेसी को टाइम देते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भूल जाते हैं. एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये काम बिल्कुल ना करें, बिकॉज अगर आप एसे प्रेसी में पास हो भी गए बाकी में ना हुए तो इट्स ऑफ नो यूज़. ठीक है, यू हैव टू स्कोर गुड इन ऑल द पेपर्स. लेकिन जहाँ तक एसे और प्रेसी की बात है, these 2 subjects are among the demanding subjects. They demand your attention. They demand good marks. आपके जब तक यहाँ पर they also demand your practice. Yes, they demand a lot your of time. practice. A lot of practice. तो ये जो है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए. As I have already told, I kept my Saturdays for Presi, और इसमें मैं पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करती थी बहुत ज़्यादा. एवरी वीकेंड मैंने एक पास्ट पेपर रखा होता था, और मैं जो थी उसका एक टॉपिक जो था फ्रॉम द ग्रामेटिकल पोर्शन वो मैं करती थी. आपको क्या लगता है कि जो पास्ट पेपर्स हैं अगर स्टूडेंट्स उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट भी होता है, या इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस? देखो, पास्ट पेपर्स जो होते हैं ना, दे काइंड ऑफ गिव यू एन एक्सपीरियंस, और दे काइंड ऑफ मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट द पेपर वुड बी लाइक. ठीक है, यू डू नॉट गेट द सेम क्वेश्चंस एवरी टाइम, बट यू गेट टू नो व्हाट अ पर्टिकुलर पेपर माइट हैव फॉर यू इन दैट. ठीक है, सो यू गेट एन एक्सपीरियंस, प्लस आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है. बिकॉज मेनी पीपल दे graduate and then they sit for the exam. So during that 6 to 7 months they do not have the क्या कहते हैं उसको, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं रहती, या उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि दे सिट फॉर द एग्ज़ाम एंड राइट फॉर कंटिन्यूस 3 hours. तो पास्ट पेपर्स आपकी उसमें हेल्प करते हैं. जिस दिन मैंने आपको प्रेसी का बताया था, मैं ज़बरदस्ती अपने आप को बिठाती थी कि आई हैव टू राइट अ प्रेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर. मुझे पास पेपर 2000 से मिले थे, और मैंने 2000 से 2017 तक मैंने हर वीक, इट मेंट 17 वीकेंड्स, तो वो मैंने 17 वीकेंड्स, कभी कभी मैं 2 पास पेपर्स कर लेती थी बिकॉज आई डिड नॉट हैव मच टाइम. मैंने एंड ऑफ अक्टूबर में शुरू किया था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं एक एक करती थी.
Plus, I focused more on the rest of the 60 marks in my Presi exam. आपके Presi में सिर्फ Presi और comprehension नहीं है जिसने आपको मार्क्स देने, वो जो अलग से 60 मार्क्स का पेपर है ना, जो सारा आपका ऑब्जेक्टिव के ऊपर है, आपका जो है सेंटेंस करेक्शन के ऊपर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, क्या कहते हैं ये प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, आपको इस पे भी फोकस करना है. इवन इफ़ यू आर गुड इन ऑल दिस, प्रैक्टिस इट. मैं हर सैटरडे को मैंने एक टॉपिक रखा था, दिस अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स. और मैं हर सैटरडे को एक टॉपिक करती थी, फिर उसके बाद मैं उनको सारे को पास्ट पेपर्स में जितने उसके क्वेश्चन होते थे वो करती थी, और जो थी जितना मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकती थी करती थी. आई हैड दैट टारगेट, और ये मैंने महीने के शुरू में बनाया होता था. That's good. और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जो डॉन न्यूज़पेपर है हमारा, उसमें आपका CSS जो है वो 60 to 70% कवर होता है, यू नो. कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स हमेशा यही एडवाइस करते हैं, नाउ यू आर फ्रॉम वन ऑफ देम. एंड और हमारी एकेडमी में भी डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर, आपको पता है, डेली बेसिस पे उसका टेस्ट लिया जाता है. उसमें बहुत सारे आपके करंट इश्यूज जो हैं वो कवर हो जाते हैं, बहुत सारी ग्रामर, इवन बहुत सारे प्रेसी के टॉपिक्स, बहुत सारे जेंडर स्टडीज़ के टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि उनके एडिटोरियल्स में आप कवर कर लेते हैं डॉन न्यूज़पेपर के. तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं, उन्हें इसकी डेली बेसिस पे रीडिंग करनी चाहिए, या अगर वो ये इसको रीड नहीं भी करेंगे तो उनमें इनफ इम्प्रूवमेंट आ जाती है कि वो CSS एग्जाम्स अपने क्लियर कर सकें? देखो, द पर्पस ऑफ डॉन न्यूज़पेपर इज़ जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, आपको ये पता होना ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप पेपर में जाके बैठ रहे हैं और आप 2 दिन पहले का डॉन पढ़ के आ रहे हैं, यू डू नॉट नो द बैकग्राउंड ऑफ एनीथिंग, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर. ठीक है, तो डॉन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं क्यों कहती हूँ कि डॉन पढ़े, एक तो आपका रोज़ पता लगता है कि क्या हो रहा है, यू गेट अप टू डेट विद डॉन. ठीक है, प्लस डॉन का जो आप कॉलम्स पढ़ते हैं वो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताते हैं. ठीक है, एवरी पर्सन हु इज़ राइटिंग अ पर्टिकुलर कॉलम हैज़ हिज ओन माइंड फ्रेम, उसका अपना एक एक्सपीरियंस है. सो ही इज़ राइटिंग आउट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस, उसका एनालिसिस एक अलग तरह का होगा. तो बेसिकली जो एडिटोरियल्स वाला और ये सारा कॉलम पढ़ने का जो पर्पस है, दैट इज़ टू गेट टू नो अबाउट वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीपल. एक अगर पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आपके इंडो पाक रिलेशंस के ऊपर किसी ने अपना एनालिसिस दिया हुआ है, तो 3 से 4 लोग जो होंगे वो अपना डिफरेंट एनालिसिस देंगे. बिल्कुल इसी तो दे हेल्प. प्लस जो है डॉन आप इसलिए भी पढ़ते हो बिकॉज दे वोंट आस्क यू कि अच्छा इस पर्टिकुलर इवेंट का बताएं. दे आस्क यू एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसमें जो डॉन में आपने वेरियस हैपनिंग्स पढ़ी हैं, those happenings serve as an example to you. You use all those events and all those happenings as an example to make your point more solid and to make your answer more attractive to the paper checker. आपने अपने किसी भी पॉइंट को किसी भी एविडेंस के साथ प्रूव किया हुआ है, किसी भी इंसिडेंट के साथ प्रूव किया हुआ है, तो वो इट मीन्स यू आर वेल रेड, यू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब. Okay, would you like to comment about Iqra Heaven Academy? Well, my journey with the connection basically with Iqra Heaven Academy as per my written was very limited. I came for a mere 20 days. ठीक है, लेकिन my experience and my connection during my interview phase was relatively more strong. Yes, you can because Sir Imran and Sir Yasir helped me a lot. We used to have daily mocks. हम जो थे साइकोलॉजिकल की भी प्रैक्टिस करते थे, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते थे. एंड वंस आई गॉट बैक फ्रॉम इस्लामाबाद तो हम डेली सेशंस अटेंड करते थे. तो दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्लस सर इमरान हैज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी टू हेल्प, एंड नाउ दैट आई हैव बीन टीचिंग हियर, सो दैट कनेक्शन इज़ अ लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर. इवन अब अभी 2020 के जो एस्पिरेंट्स हैं CSS के, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? वेल, जो 2020 के एस्पायरेंट्स हैं उनको सबसे पहले तो गुड लक. यू आर इन फेज़ ऑफ योर लाइफ जहाँ आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत जो है मांगी गई है. बट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, इंसान जितनी मेहनत करता है ज़िंदगी में उसको उतना ही मिलता है. ना उससे ज़्यादा कभी मिलेगा, ना उससे कम कभी मिलेगा. सो बी डिटर्मिन्ड, वर्क हार्ड. अपना एक गोल बनाएं कि अगर आप CSS एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू क्वालिफाई द CSS एग्ज़ाम. सेकेंडली, वन ऑफ माई टीचर्स वंस टोल्ड मी, और जो मैं हमेशा आगे जो हूँ एस्पायरेंट्स को कहती हूँ, कि यू हैव 2 ऑप्शंस.
वेदर कि आप ज़िंदगी के पहले 25 साल मेहनत करें और अगले 25 साल जो हैं आप इंजॉय करें, या पहले 25 साल इंजॉय करें और अगले 25 साल जो हैं आप मेहनत करें और अपने लिए स्ट्रगल करें. सो आई बेसिकली से इट इज़ टोटली योर ऑप्शन. अभी 25 साल मेहनत कर लें, आगे 25 साल बहुत सुकून के होंगे. दिस इज़ वन क्रूशल टाइम ऑफ योर लाइफ. इसको अपना थोड़ा सा टाइम दें एंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ वुड बी very happy and very comfortable. Thank you so much, Human, for being here, and best of luck for your future and for your training. And when you will go there as a CSP, there are a lot of the prayers for you. Thank you so so much. much.